आज का टॉपिक हमारा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी का है, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन का एक टॉपिक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वल डिस्टेंसेज और डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंसेज और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इसलिए यूज़ किए गए हैं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में स्पीड आता है आपके पास। आप जानते हैं डिस्टेंस क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट्स की बात आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो उस केस में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं आपके पास इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आ रहा है तो उस केस में जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाएगा, आपके पास यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमने 3 किलोमीटर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ए से लेकर डी तक। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के 3 सेगमेंट्स हैं आपके पास। इन तीनों सेगमेंट्स में अगर हम देखें टाइम की बात करें कि फर्स्ट जो 1 किलोमीटर है वो 1 मिनट में ट्रेवल हो रहा है, सेकंड 1 किलोमीटर वो भी 1 मिनट में ट्रेवल हो रहा है और थर्ड 1 किलोमीटर वो भी 1 मिनट में ट्रेवल हो रहा है। ठीक, यानी इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ए से लेकर डी तक जा रहा है, अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। ठीक, तो इस केस में जो मोशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और इनमें से अगर कुछ भी भाई 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये तो कम होगा नहीं, लेकिन इनमें से हो सकता है कि किसी एक में टाइम कम या ज़्यादा लग जाए। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 मिनट लग गए थोड़ा भीड़ भाड़ होने की वजह से, या फिर यहाँ पर 4 मिनट लग गए और ज़्यादा रश होने की वजह से। तो अलग अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम आ जाएंगे, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ 4 मिनट। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर तो हो रही हैं लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। तो उस केस में मोशन कैसा हो जाएगा उसका, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। बट ध्यान रखिए इसके लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ भी रेट की बात आती है इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इसमें मेन कीवर्ड ये है आपके पास, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज या इट मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके लिए एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जहाँ u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और t आपके पास क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है आपके पास, जो इनिशियल वेलोसिटी जैसे सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है और 40 से 70 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गई है, तो 40 से 70 होने में उसे टाइम कितना लगा, तो ये क्या होता है, टाइम टेकन। ठीक, तो इसमें 3 केसेस आते हैं आपके पास। अगर v आपके पास u के बराबर है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कुछ समय के लिए आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v इक्वल्स टू यू का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब उस केस में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि v और u जब बराबर हो जाएंगे तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे v और u बराबर तो कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, अनएक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। और v अगर u से बड़ा हुआ यानी कि फाइनल वेलोसिटी u से इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम है तब उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपके लिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी बढ़ती है, या ये कहें
कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस आएगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस आएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये अनएक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं आपके पास। अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया ये इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रहे ये इक्वेशंस आपकी तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन तीनों इक्वेशंस के केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी ये अप्लाई हो पाएंगी। जहां पर s क्या है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स, यानी किसी आपके लिए सपोज 6 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है या 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ये अगर आपको निकालना है तो आप इस सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और a यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आपको क्या याद रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके पास कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं इस पर, तो उन न्यूमेरिकल्स में कुछ लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। आपको दे नहीं रखा होगा, उसमें आपको लैंग्वेज पहचाननी पड़ेगी। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे रखा है तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही 0 ले लेनी है। और अगर लैंग्वेज आ रही है ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट फाइनली ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रेस्ट में आ गया है, तब उस केस में फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, और लैंग्वेज अगर ये आ रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस पर बेस्ड। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। ग्रेविटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम नीचे गिराते हैं फ्री फॉल में, ठीक है, और या फिर उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्री फॉल का मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के केस में हमारे पास यहां पर a को हम रिप्लेस कर देंगे प्लस g से, जहां g आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें स्टूडेंट्स बोलने में गलती करते हैं, g को ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी नहीं बोलना है आपके लिए। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर फ्री फॉल की हम बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है, अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ, तब उस केस में उसका एक्सेलरेशन जो है वो प्लस g से बदल जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो h से रिप्लेस हो जाएगी। h क्या होगी यहाँ पर, हाइट। ठीक, तो हमारे पास ये वो तीनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपके पास कब लगेंगी, फ्री फॉल के दौरान लगेंगी आपके पास। और अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, तब उस केस में अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन उसका क्या लेंगे आप, माइनस g के बराबर लेंगे, यानी a को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस g से और s को आप रिप्लेस करेंगे h से ही। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा सभी जगह पर। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इस लैंग्वेज से आपको पहचानना है
कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है या फिर नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। तो फ्री फॉल के दौरान प्लस आएगा इक्वेशंस में और अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने पर माइनस आएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। यू वेलोसिटी से, देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है ना ऊपर की तरफ। यू वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। तो हम जानते हैं कि ऊपर जब हम फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी घटती जाती है। और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो मोमेंटरली रुकता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटरली रुकता है, यानी स्टॉप्स मोमेंटरली। यानी हम ये कह सकते हैं कि v यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि इसमें लैंग्वेज क्या आ रही है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जहां पर जीरो होगी वहां पर हम कह सकते हैं कि उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है ग्राउंड से, जो कि कितनी है, h है आपके पास। ठीक है, ग्राउंड से। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है तो कौन सी इक्वेशन यूज होंगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ होती है, अर्थ की नीचे की तरफ होती है। नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी हम बोलते हैं नीचे की तरफ होती है। ठीक है, बट हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, इसका मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का बच्चों के दिमाग में आता है कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं, नोट करते हैं सारी चीजें। और क्वेश्चन में आपके लिए चीजें गिवन होती हैं, उससे आपको लैंग्वेज को समझना होता है। लैंग्वेज को समझ के आप काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, यानी स्मॉल टी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद v कितना हो जाता है, यानी कि फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब v जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद। u हमें गिवन है क्योंकि हमें मालूम है कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया ऊपर की तरफ। और g नॉन वैल्यू लिखा है ना यहाँ पर, नॉन वैल्यू। हमें मालूम है कि अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 10 ले सकते हैं। बट ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल्स में 10 जो है वो हम तभी ले पाते हैं जब क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है 10 तो अपनी तरफ से हम 10 नहीं ले सकते। हमें हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू ही उठानी है, पिकअप करनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू देखिए हो गई। अब देखिए v जीरो है, t हमें निकालना है, u गिवन है, g की वैल्यू क्या है हमारे लिए पता है पहले से। तो देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी आ रही है, v आ रहा है, u आ रहा है, g आ रहा है, t आ रहा है। तो इन चारों में कौन सी इक्वेशन लग रही है आपके पास, फर्स्ट लग रही है, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो यहां पर v जीरो रख देंगे तो यहां से t कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद रखो, ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके लिए। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम निकालना है और उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है तो बस डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे u अपॉन जी का, जिसमें g की वैल्यू हम स्टैंडर्ड लेंगे। अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो 10 लेंगे। ठीक, अब इसमें इस फॉर्मूले से आप टाइम तो निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी आ जाती है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, कि यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी होती हैं। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या क्या आता है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, और मास की क्या होती है, केजी। और बाकी हो गई आपके पास स्टैंडर्ड कौन सी, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का मतलब यहां पर क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि न्यूटन जो साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती हैं, पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट है, न्यूटन किसकी है,
फोर्स की एसआई यूनिट है, जूल किसकी है, वॉकडन की एसआई यूनिट्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई हैं। अगर आपको ये गिवन है तो इनको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही दे रखी हैं। मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर किलोग्राम की जगह मिलीग्राम या ग्राम दे रखा है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा पहले किलोग्राम में। सेंटीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, तो उसे आपको चेंज करना होगा किसमें, मीटर में। ठीक, तो जब आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज कर लेंगे उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर डायरेक्टली आपने बिना चेंज करे हुए यूनिट को, बिना चेंज करे हुए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसमें वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालने की कोशिश की तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी यू आपको कितना गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो पहले आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, उसके बाद आप यहां पर t इक्वल्स टू यू अपॉन जी में लगाएंगे, तब जाके आपका टाइम सही निकल के आएगा। और अगर आप u मीटर पर सेकंड में लगा रहे हैं, g ऑलरेडी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो टाइम ऑलरेडी किस में आएगा आपके पास, स्टैंडर्ड यूनिट में ही आएगा, यानी कि सेकंड में आएगा। तो ये यूनिट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को समझना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। और ये सब चीज़ें आपके हैबिट में तब आती हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। तो डेली न्यूमेरिकल्स कम से कम 2 से 3 लगाइए इन क्वेश्चंस पर, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि अभी 9th और 10th लेवल पे तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे आपके लिए, बट 11th 12th लेवल पे न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ जाती है।